नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जीके गार्जियन में। दोस्तों, अपनी हिस्ट्री की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम पढ़ेंगे काफ़ी प्रमुख वंश, जिसमें होता है परमार वंश, चंदेल वंश, चौहान वंश और गहडवाल वंश। देखिए दोस्तों, हम इन चारों वंशों को काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी जो भी थ्योरी होगी पूरे अच्छे से उसको कवर करेंगे और हर बार की तरह लास्ट में लगाएंगे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आंसर का सेट, जिससे कि हमारी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हो सके। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं गहडवाल वंश, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली का चौहान वंश, फिर चंदेल वंश और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे मालवा का परमार वंश। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर गहडवाल वंश की बात करें तो जो अपना गुर्जर प्रतिहार वंश था, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के बाद एक राजा था चंद्रदेव, ठीक है। तो चंद्रदेव नामक राजा ने 1080 ईस्वी में गढ़वाल राजवंश की नींव कहां पे रखी? कन्नौज में रखी, ठीक है। देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश था, उसका धीरे धीरे पतन होने लगा, ठीक है। और उस पतन को देखते हुए एक राजा था चंद्रदेव, ठीक है। तो उस राजा चंद्रदेव ने गढ़वाल राजवंश की स्थापना नींव जो बोल सकते हैं हम कन्नौज में रखी। और कब रखी? 1080 ईस्वी में, ठीक है। देखिए, गढ़वाल वंश के शासकों की वंशावली का उल्लेख जो त्रिचनापल्ली का गंगईकोंड चोलपुरम, ठीक है, इसमें जो अभिलेख है, ठीक है, देखिए अभिलेख है गंगईकोंड चोलपुरम, ठीक है। और ये कहां पे है? त्रिचनापल्ली में, ठीक है। इस अभिलेख से गहडवाल वंश के शासकों की जो वंशावली है, ठीक है, उनका जो इतिहास है उसके बारे में कुछ प्रमुख जानकारी मिलती है, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए, इनके कुछ प्रमुख शासकों की अगर बात कर ली जाए, देखिए जो गहडवाल वंश है, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गहडवाल वंश एग्जाम में अभी तक इससे कुछ बहुत ज़्यादा मतलब सवाल पूछे नहीं गए हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसको पूरे एक अच्छे से डिटेल में कर इसका थ्योरी करके और फिर इससे जितने भी संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं, अभी तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, वो सभी हम एक साथ इसको कर लें कि ताकि हमारा टॉपिक एक अच्छे से कवर हो सके, ठीक है। तो पहला हम शासक पढ़ते हैं गोविंद चंद्र, ठीक है। इसका शासनकाल माना जाता है 1114 से 1155 ईस्वी। देखिए, इसके दरबार में लक्ष्मीधर, ठीक है, इसको आप याद कर रखिएगा, लक्ष्मीधर जैसे विद्वान रहते थे। इन्होंने कृत्य कल्पतरु, ठीक है, ये इनकी रचना है। किसकी रचना है? लक्ष्मीधर की रचना है। तो लक्ष्मीधर की रचना है कृत्य कल्पतरु, ठीक है। और ये किसके दरबार में रहते थे? गोविंद चंद्र के दरबार में, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद में बताते हैं कि जो गोविंद चंद्र था, उनकी पत्नी कुमार देवी थी, ठीक है। और उनकी पत्नी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था, ठीक है। ये जो आप दिखाई दे रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, धर्म चक्र जिन विहार, ठीक है, ये बनवाया था किन्होंने? कुमार देवी ने, ठीक है। आगे बात करते हैं। जो गोविंद चंद्र था, इसने एक बहुत ही, देखिए ये जो काफी बड़ा नाम है, ठीक है, इससे आप थोड़ा याद रखिएगा कि गोविंद चंद्र की उपाधि थी, ये कौन सी थी? विविध विद्या विचार वाचस्पति, ठीक है, विविध विद्या विचार वाचस्पति, ठीक है। ये उपाधि किसने ग्रहण की थी? गोविंद चंद्र ने, जो कि गहडवाल वंश का शासक था, ठीक है। एक ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप पक्का याद रखिएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तो ये है, ठीक है, और एक ये, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए, विजय चंद्र अगला शासक आता है। 1155 से 1170 ईस्वी के मध्य में इसका शासनकाल माना जाता है, ठीक है। इसने क्या करवाया था कि जो जौनपुर है उसमें एक अटाला देवी मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है दोस्तों। ये खाली याद रखने की आपको जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो हम पहले से हाईलाइट करके रखेंगे, ठीक है। जो एग्जाम में कभी पूछा गया है या इसके जिसकी आगे पॉसिबिलिटी है कि इसको पूछ सकते हैं, ठीक है, उसको हम पहले इस स्टार मार्क करके और उसको अलग से हाईलाइट करके बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, इस वंश का जो सबसे एक फेमस राजा होता है ना, ठीक है, वो जयचंद होता है। आपने इसका काफी नाम सुना होगा, ठीक है, जयचंद। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। 1170 से 1194 ईस्वी के मध्य में इसका शासनकाल था, ठीक है। यह इस वंश का
अंतिम शक्तिशाली शासक था। ठीक है, देखिए अंतिम शासक नहीं था, लेकिन अगर पावरफुल कोई अंतिम शासक था इस वंश का, ठीक है, मतलब इसके बाद में जो भी शासक आए वो इतने पावरफुल नहीं थे, तो अंतिम शक्तिशाली शासक जयचंद था। ठीक है, इसने एक राजसूय यज्ञ किया था। ठीक है, देखिए एक कवि था, कवि श्रीहर्ष। ठीक है, तो श्रीहर्ष किसके दरबार में रहता था? ठीक है, मतलब किसने श्रीहर्ष को संरक्षण प्रदान किया था? तो जयचंद ने। ठीक है, और श्रीहर्ष ने नसेद चरित, ठीक है, ये इनकी रचना है। ठीक है, ये एक दो बार एग्जाम में पूछी गई है कि नसेद चरित रचना किस कवि की रचना है? ठीक है, तो श्रीहर्ष की रचना है, जिसको कि संरक्षण प्रदान किया था जयचंद ने। ठीक है, देखिए जयचंद के बारे में ये कहा जाता है कि जयचंद एक विश्वासघाती व्यक्ति था। ठीक है, ये अगर हम जयचंद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि वो कितना विश्वासघाती व्यक्ति था। देखिए हम छोटी सी स्टोरी के रूप में आपको बताते हैं। जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। ठीक है, तो संयोगिता इतनी सुंदर थी उस समय में, ठीक है, कि जो पृथ्वीराज चौहान था ना, ठीक है, जो पृथ्वीराज तृतीय जिसको बोलते हैं, वो उसके ऊपर आसक्त हो गया था। ठीक है, और एक तरह से पृथ्वीराज चौहान ने उसका अपहरण कर लिया था, उसका अपहरण करके उससे शादी कर ली थी। ठीक है, तो अपनी बेटी की, अगर आप ये मान के चलिए कि आप एक पुत्री के पिता हैं और आपकी आंखों के सामने आपकी पुत्री का कोई मतलब जबरदस्ती अपहरण करके ले जाए, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान एक काफी शक्तिशाली राजा था, तो जयचंद उसका मुकाबला वैसे भी नहीं कर सकता था। ठीक है, तो उसने इस बात का बदला लेने के लिए 1192 में जो दूसरा युद्ध होता है तराइन का, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में, इस बात का बदला लेने के लिए जयचंद ने फिर मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। ठीक है, वो हालांकि उसने एक मतलब गलत कदम उठाया था, लेकिन उसने क्रोध में आके अपनी पुत्री का जो बदला था, बदले के रूप में उसने ऐसा कदम उठाया। ठीक है, तो इसीलिए जयचंद को एक मतलब बोल सकते हैं कि गद्दार माना जाता है तभी से। ठीक है, इसकी ये स्टोरी थी जो हमने आपको सुनाई है। ठीक है, अभी इसको पढ़ते हैं। देखिए इसने अपनी पुत्री के अपमान का बदला लेने के लिए 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के विरोध में जाकर गोरी का साथ दिया। ठीक है, तो ये वो स्टोरी थी, ये बदला लेना चाहता था उस बात का। जयचंद ने चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी से 1194 ईस्वी में पराजित हो गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जयचंद किससे हार गया था? ठीक है, मोहम्मद गोरी से। और ये देखिए हारा ही नहीं था, मोहम्मद गोरी ने इसका वध भी कर दिया था। ठीक है, मतलब इसको मार दिया था 1194 में जो चंदावर का युद्ध था उसमें। ठीक है, और अगर इस वंश की बात करें तो इस वंश का जो अंतिम शासक था ना, उसका नाम था हरिश्चंद्र। ठीक है, जो गहडवाल वंश का अंतिम शासक था उसका नाम था हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जो गहडवाल शासक थे, इन्होंने मुस्लिम व्यापारियों पर एक टैक्स लगाया था। ठीक है, तो उसका क्या नाम था उस टैक्स का? मल्ल कर। ठीक है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इन शासकों की जो प्रशासनिक इकाइयां थी ना, ठीक है, मतलब जो इनके प्रशासन के कार्य में जो इन्होंने इकाइयां बना रखी थी वो थी पत्ताल और पाठक। ठीक है, फुटकर व्यापारियों पर इन्होंने प्रवीणी कर लगाया था, प्रवीणी टैक्स लगाया था। ठीक है, आप खाली आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वाला है। ठीक है, आप इसको पक्का याद रखिएगा, और अन्य दोनों भी याद रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, गहडवाल वंश के शासकों ने मुस्लिमों, जो मुस्लिम व्यापारी थे ना, उनके ऊपर मल्ल कर लगाया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो गहडवाल वंश होता है उसके बारे में हमने प्रमुख जो भी बातें होती है वो हमने पढ़ ली है। इसके बाद में अपना अगला वंश आता है दिल्ली का चौहान वंश। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए वसुदेव चौहान लगभग 551 ईस्वी में, ठीक है, इसने एक वंश की स्थापना की। ठीक है, जो कि चौहान वंश कहलाया। ठीक है, जो कि चौहान वंश, देखिए ये कभी फिक्स नहीं है, कुछ किताबों में दे रखा है आपको 7वीं शताब्दी में। ठीक है, और कहीं कहीं किताबों में इसको दे रखा है करीब करीब 551 ईस्वी में। ये हालांकि एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा कि वसुदेव चौहान किस समय पे शासन करता था। ठीक है, आप खाली ये याद रखिए कि जो चौहान वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? वसुदेव चौहान ने। ठीक है, और उसकी अनेक, देखिए चौहान वंश की अनेक शाखाएं थी,
जैसे कि राजस्थान में जैसे अजमेर के पास में थी, जोधपुर के पास में थी, ठीक है। और एक ये शाखाएं थी जैसे ये शाकंभरी जो सांबर लेक है राजस्थान में, ठीक है, उसमें। तो इसको ही चौहान वंश का असली संस्थापक माना जाता है। और इसने जो शाखा स्थापित की थी सबसे पहले, ठीक है, वो थी सांभर लेक में, जिसको कि पहले शाकंभरी बोला जाता था, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, शाकंभरी में इसने शाखा स्थापित की थी। आगे चलते हैं। देखिए 10वीं शताब्दी के शुरू में वाक्यपति राज प्रथम, ये नाम आप याद रखिएगा, वाक्यपति राज प्रथम ने प्रतिहारों से अपने को आजाद कर लिया था। जो गुर्जर प्रतिहार वंश थे, ठीक है, उनमें एक सामंत था उनका वाक्यपति राज प्रथम। तो जब उसने देखा कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो राज्य था, जो शासन था, वो कमजोर पड़ने लगा है, गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन होने लगा है, तो इसी बात का फायदा उठाकर जो वाक्यपति राज प्रथम था उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। और जो उसका पुत्र था सिद्धराज, उसने अपने राज्य का विस्तार करके अपने आप को महाराजाधिराज की उपाधि दी, ठीक है। देखिए इसके बारे में अभी डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए विग्रह राज्य द्वितीय, ठीक है, सिद्धराज का जो उत्तराधिकारी था, ठीक है। देखिए हमने अभी पढ़ा है कि जो सिद्धराज था उसने अपने जो वंश था उसकी काफी मतलब उसको विस्तार किया था और अपने आप को महाराजाधिराज की उपाधि दी थी। अभी एक उसके बाद में अगला शासक आता है जो विग्रहराज द्वितीय, ठीक है, जो कि सिद्धराज का उत्तराधिकारी होता है, ठीक है। देखिए सिद्धराज का उत्तराधिकारी विग्रहराज द्वितीय लगभग 956 ईस्वी में शासन कर रहा था ये, ठीक है। इसका कोई फिक्स अभी तक भी प्रमाण नहीं मिला है, हालांकि लगभग बोलते हैं इसको, लगभग 956 ईस्वी में इसका शासनकाल माना जाता है। इसने जो चालुक्य शासक था मूलराज प्रथम, ठीक है, उसको पराजित किया था और इसने कच्छ में आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण कराया था। तो आप ये वाली लाइन आपको पक्का याद रखनी है, ठीक है, कि चौहान वंश का वह कौन सा शासक था जिसने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया था, तो वो था विग्रहराज द्वितीय, ठीक है। और इसने कच्छ में गुजरात में आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण भी कराया था, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली लाइन, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए विग्रहराज द्वितीय के बाद में आता है विग्रहराज तृतीय, ठीक है। देखिए इसके समय में जो परमार थे, परमारों के साथ चौहानों की मित्रता स्थापित हो गई, ठीक है। जो परमार वंश था और जो ये चौहान वंश थे, इन दोनों में मित्रता स्थापित हो गई और 10वीं शताब्दी तक इन्होंने प्रतिहारों के जागीरदारों के रूप में शासन किया था, ठीक है। देखिए हम पहले से जानते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश था उन्हीं के पहले ये सामंत रहते थे, ठीक है। कौन? जो चौहान वंश था। बाद में इन्होंने जाके अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अगला शासक आता है पृथ्वीराज प्रथम। इसका शासनकाल माना गया है 1090 से 1110 ईस्वी, ठीक है। देखिए विग्रहराज तृतीय के बाद में ये पृथ्वीराज प्रथम शासक बना था। इसके बारे में कोई अन्य खास जानकारी नहीं मिलती हमको। इसके आगे आने वाला शासक होता है अजयराज चौहान। 1113 से 1133 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। इसने एक काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है इसके शासनकाल से हमको कि इसने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगा लीजिए, ठीक है, कि अजमेर नगर की स्थापना किस चौहान वंश के शासक द्वारा की गई थी? तो अजयराज चौहान के द्वारा। देखिए इसने अपने नाम के ऊपर ही अजमेर की स्थापना की थी, अजय अजमेर, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अजयराज के काल को चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है। इसने एक विशाल टकसाल गृह की स्थापना भी की थी, ठीक है। विशाल टकसाल गृह की स्थापना करने वाला था ये। आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, ठीक है, कि इसने अजमेर की स्थापना की थी वो 1113 ईस्वी में। आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद में आता है अर्णोराज चौहान 1133 से 1153 ईस्वी, ठीक है। अजयराज के बाद ये शासक बनता है। इसने पुष्कर में वराह मंदिर, देखिए एक तो वराह मंदिर और अजमेर में आसन नगर झील, ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप स्टार लगा लीजिए। एक तो अजमेर में आसन नगर झील और एक पुष्कर में वराह मंदिर,
ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। इन दोनों का निर्माण किसने कराया था? अर्णोराज चौहान ने कराया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए अगला शासक आता है विग्रहराज चतुर्थ, या फिर इसी का अन्य नाम है बीसल देव। इसको कहीं कहीं पे बीसल देव के नाम से भी जाना गया है। 1153 से 1163 ईस्वी, 10 साल के लिए इसने शासन किया था। ठीक है, ये अजय राज का पुत्र था। ठीक है, पुत्र मतलब पोता। ठीक है, और देखिए विग्रहराज चतुर्थ या फिर बीसल देव एक महत्वपूर्ण, एक शक्तिशाली शासक था। इसके बारे में अन्य कोई जानकारी हमको मिलती है, वो आगे पढ़ेंगे हम। देखिए ये कवि था। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में ये जानकारी मिलती है कि जो बीसल देव था वो एक कवि था और उसने एक नाटक की रचना की। ठीक है, उस नाटक का नाम है हरकेल। संस्कृत में हरकेल नाटक की रचना की थी इसने। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, हरकेल नाटक की रचना करने वाला चौहान वंश का शासक कौन था? बीसल देव। ठीक है दोस्तों, बीसल देव या फिर जिसको विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है। देखिए इसने इस नाटक के जो कुछ अंश थे वो 2.5 दिन के झोपड़ा की दीवारों पर भी लिखवाए थे या उत्कीर्ण करवाए थे। ठीक है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इसके दरबार में एक कवि रहता था सोमदेव। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी स्टार कर लीजिए। ठीक है, इसके दरबार में एक कवि रहता था सोमदेव। बीसल देव ने तोमर वंश के तंवर को पराजित करके दिल्ली का, मतलब कि दिल्ली, ठीक है, दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। किसने? बीसल देव ने। किसको हराया था? तोमर वंश के एक शासक था तंवर, उसको हरा के दिल्ली पर अधिकार कर लिया था इसने। ठीक है दोस्तों, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बस ये 2 पॉइंट है कि इसने संस्कृत में हरकेल नाटक की रचना की और इसके दरबार में सोमदेव। देखिए अब आगे चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट राजा आता है इस वंश का, पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज तृतीय भी बोलते हैं। 1178 से 1192 ईस्वी में। ठीक है, इसका शासनकाल था। देखिए पढ़ते हैं कि 1178 ईस्वी में सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, इसके पिता का नाम था सोमेश्वर। ठीक है, तो सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय शासक बनता है। इसने चंदेल शासक परमर्दी देव को 1182 ईस्वी में पराजित किया। पृथ्वीराज तृतीय को हिंदू गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए आप ये मान के चलिए कि जो सम्राट, मतलब एक बड़ा जो शासक हुआ था हिंदू साम्राज्य का, ठीक है, वो इसको अंतिम राजा माना जाता है पृथ्वीराज चौहान को। इसके बाद में हालांकि एक बार अकबर के टाइम पे हेमू जो राजा आया था, जिसने अंतिम राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, लेकिन इसको हिंदू सम्राट का, हिंदू गौरव का अंतिम सूर्य माना जाता है। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसके दरबार में जयानक और चंद्रवरदाई और विद्यापति ये विद्वान रहते थे। इनमें चंद्रवरदाई सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंद्रवरदाई जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ठीक है, तो हमको तीनों याद रखने, एक तो जयानक, एक चंद्रवरदाई और एक विद्यापति। ये तीनों कवि थे जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान कन्नौज के महाराज जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम करता था। ये हमने पढ़ा था, जयचंद के बारे में जब पढ़ा था, और इतना प्रेम था कि उसने उसका अपहरण कर लिया था। ठीक है दोस्तों, और जिस बात का बदला लेने के लिए जो जयचंद था वो मोहम्मद गोरी के साथ जाके मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि था ना, वो चंद्रवरदाई था, जिन्होंने जो भी कार्य किया था पृथ्वीराज चौहान ने, उसको एक किताब के रूप में संकलित करके उसका नाम दिया था पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये किसके द्वारा रचित किताब है या ग्रंथ है, ये आप ये मान सकते हैं चंद्रवरदाई के द्वारा। ठीक है, ये रचना किसकी है? चंद्रवरदाई की। आगे पढ़ते हैं। 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध होता है। ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की सेना आमने सामने होती है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान उस युद्ध को आसानी से जीत जाता है। ठीक है, कौन जीत जाता है उस युद्ध को? पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, हमको पता है 1192 ईस्वी में, और इस बार पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। ठीक है, वो पराजित हो जाता है, मोहम्मद गोरी जीत जाता है। ठीक है, और मोहम्मद गोरी
उसके बाद में उसको बंदी बना लेता है और अफगानिस्तान ले जाता है बंदी बना के, और उनकी आंखें निकाल देता है, ठीक है, उनको कारागार में डाल देता है। तो ये सब हमको पता है, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमने यहाँ पे अच्छे से डिटेल से पढ़ा है, ठीक है दोस्तों। और ये पृथ्वीराज चौहान था, इसके बाद में जो चौहान वंश था उसका काफ़ी पतन हो गया था, ठीक है। ये अंतिम शक्तिशाली शासक था चौहान वंश का, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज तृतीय भी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए अभी पढ़ते हैं हम चंदेल शासक के बारे में, ठीक है। जो चंदेल वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो चंदेल है उनका जो केंद्र था वो बुंदेलखंड था, ठीक है। बुंदेलखंड के आसपास में उन्होंने शासन किया था। करीब करीब 831 ईस्वी में नन्नुक नाम के व्यक्ति ने, ठीक है, नन्नुक ने इस चंदेल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। देखिए जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था ना, ठीक है, उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? जेजाग भुक्ति, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा कि जो बुंदेलखंड का जो इलाका था, जो क्षेत्र था, जिसके ऊपर चंदेल के जो शासक थे वो शासन करते थे, उस बुंदेलखंड के क्षेत्र को पहले जेजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता था, ठीक है। देखिए नन्नुक को चंदेलों की स्वाधीनता का वास्तविक जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। इसने ही चंदेल जो वंश की नींव रखी थी, ठीक है। एक अन्य राजा था धंग, ठीक है। धंग नामक शासक ने खजुराहो में वैद्यनाथ और विश्वनाथ के मंदिर बनवाए थे, ठीक है। ये हमको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि खजुराहो में वैद्यनाथ और विश्वनाथ के मंदिर किस चंदेल शासक के द्वारा बनवाए गए थे? तो धंग के द्वारा बनवाए गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिए अगला इंपॉर्टेंट एक शासक आता है विद्याधर, ठीक है। देखिए ये जो वंश हम पढ़ रहे हैं ना, इनमें से तो काफी सारे राजा हुए थे, ठीक है, लेकिन उनमें से भी जो कुछ इंपॉर्टेंट राजा है ना, हम खाली उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि इन वंशों से काफी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में या फिर हिस्ट्री से पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। तो हम खाली उन्हीं वंशों में उन्हीं राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं जिनसे अभी तक कुछ एक या दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, या फिर जिनसे थोड़ा बहुत चांस है कि हाँ यहां से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम पढ़ते हैं विद्याधर के बारे में। 1017 से 1029 ईस्वी के मध्य में इसका शासनकाल था, ठीक है। देखिए जब ये विद्याधर शासन कर रहा था तो उस समय में जो गजनी था, ठीक है, महमूद गजनवी, उसने आक्रमण किया था, ठीक, लेकिन गजनवी इसे हरा नहीं पाया था, इसे परास्त नहीं कर पाया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, चंदेल कला का केंद्र, जो चंदेल कला होती है, ठीक है, इस वंश की एक अपनी खुद की एक कला थी, ठीक है, उसका केंद्र कहाँ था? खजुराहो में, ठीक है। और यहाँ का जो कालिंजर दुर्ग है, ठीक है, वो काफी प्रसिद्ध है इतिहास के दृष्टिकोण से, ठीक है। देखिए खजुराहो के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर था, कंदरिया महादेव मंदिर, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? विद्याधर के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप, ठीक है, ये स्टार लगा लीजिए कि ये एक बार पूछा गया है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक द्वारा कराया गया था? तो विद्याधर के द्वारा कराया गया था, ठीक है। और चंदेलों द्वारा प्रथम मंदिर का निर्माण, किस मंदिर का निर्माण कराया गया था चंदेलों के द्वारा? पहला मंदिर 64 योगिनी मंदिर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है कि 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किस शासन के दौरान किया गया था? तो चंदेल वंश के शासकों के दौरान किया गया था, ठीक है, चंदेल वंश के शासन के काल के दौरान 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कराया गया था। आगे चलते हैं, देखिए अगला इंपॉर्टेंट शासक आता है कीर्तिवर्मा, ठीक है, 1060 से 1100 ईस्वी के मध्य में इसने शासन किया था। इसके दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था श्री कृष्ण मिश्र, ठीक है, श्री कृष्ण मिश्र, ये इसके राजकवि थे, ठीक है। और इनका प्रसिद्ध नाटक है प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय, ये किसका प्रसिद्ध नाटक है? श्री कृष्ण मिश्र का, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए परमर्दी देव, जिसको कि परमल के नाम से भी जाना जाता है, ये इस वंश का अंतिम शासक था जिसका शासनकाल था 1165 से 1203 ईस्वी, ठीक है। और उसने उपाधि कौन सी ग्रहण की थी? दशानिधिपति, दशानिधिपति किसकी उपाधि थी? परमर्दी देव, या कि जिसको कि परमल भी बोलते हैं, ठीक है। इस परमल की उपाधि थी दशानिधिपति, और जो कि
इस वंश का अंतिम, मतलब कि ये बोल सकते हैं अंतिम शासक था। ठीक है, इसके बाद इस वंश का पतन हो गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए 1203 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, उसने कालिंजर के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया और चंदेलों के शासन को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो अंतिम शासक इसी को मानते हैं, परमर्दी देव को। ठीक है, चंदेलों का अंतिम शासक कौन था? परमर्दी देव, जिसको कि परमल भी कहते हैं। ठीक है, चंदेलों ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया था और झीलों नगरों का निर्माण कराया था। ठीक है, मंदिरों की इनकी कौन सी शैली प्रसिद्ध थी? नागर शैली। ठीक है, आप खाली इसको याद रखिएगा कि जो चंदेलों के द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया गया था, तो उनमें कौन सी शैली में मंदिर बनाए गए थे? नागर शैली में। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा चंदेल वंश की, मतलब ये बोल सकते हैं कि खात्मा किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगले शासक आते हैं, अगला वंश आता है मालवा के परमार। ठीक है, ये मालवा क्षेत्र के ये वंश है, मालवा के परमार वंश है ये। ठीक है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। देखिए इस राजवंश का जो वंश है ना, वो अज्ञात है। ठीक है, और इसकी जो उत्पत्ति होती है वो विद्वानों के बीच में अभी भी एक बहस का विषय है कि कुछ विद्वान अपना अलग मत देते हैं, तो कुछ विद्वान इसके बारे में अलग मत देते हैं। ठीक है, इसीलिए इस, जैसे मालवा के परमार हो गए, चंदेल हो गए, ठीक है, और हमने पीछे जो भी पढ़े चौहान वंश हो गए, मतलब इनके बारे में अभी तक एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में भी डाउट है। ठीक है, इनके बारे में फिर भी जो भी बातें अभी तक पता चली है उनको हम पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए उपेंद्र या फिर कृष्ण राजा, ठीक है, ये एक ही व्यक्ति मान लीजिए। ठीक है, कहीं पे उपेंद्र दिया गया है तो कहीं पे कृष्ण राजा। ठीक है, परमार वंश की स्थापना की थी किसने? उपेंद्र ने, या फिर आपको अगर ऑप्शन में दिख जाए कृष्ण राजा तो वो भी ठीक होगा। ठीक है, जिसने मुख्य रूप से मालवा के क्षेत्र पर शासन किया था। देखिए परमार वंश का जो आरंभ है ना, वो 9वीं शताब्दी के शुरू में नर्मदा नदी के उत्तर मालवा, जो कि प्राचीन अवंती का क्षेत्र था, ठीक है, उस क्षेत्र में उपेंद्र अथवा कृष्णराज के द्वारा हुआ था, हमने पढ़ा है। ठीक है, और इस वंश के शासकों ने 800 से 1327 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक, देखिए कुल मिला के ये बात कही गई है, जो परमार वंश है वो कहाँ कहाँ पे फैला हुआ था। जो मालवा का क्षेत्र है अपना, है ना, अपना जो नर्मदा नदी के ऊपर का जितना भी जो मालवा का क्षेत्र है, ठीक है, आप देख सकते हैं, तो इस क्षेत्र में फैला हुआ था ये परमार वंश। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? उपेंद्र ने, या ना कि मतलब उपेंद्र बोल लीजिए या फिर इसको कृष्णराज बोल लीजिए। ठीक है, एक ही बात है। आगे चलते हैं। देखिए परमारों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो तो थी उज्जैन, ठीक है, और जो दूसरी राजधानी थी वो थी धार। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक, क्योंकि इससे कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन बनते नहीं है। हालांकि इनसे वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछे जाएगा, अगर एग्जामिनर फिर भी क्वेश्चन उठाता है तो इनकी राजधानी पूछ सकता है उज्जैन, और दूसरी राजधानी थी धार। ठीक है, देखिए परमार शक्ति का जो उदय था वो प्रतिहारों के आधिपत्य को नष्ट करके मालवा में हुआ था। देखिए हमने अभी तक जितने भी वंश पढ़े हैं, ठीक है, उनमें सभी में करीब करीब ये बात बताई गई है कि जब गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन होने लगा था तो उस समय में ये जो वंश थे, ठीक है, इनकी मतलब उत्पत्ति हुई थी या फिर इन्होंने अपने आप को स्थापित किया था। ठीक है, 10वीं शताब्दी के अंत से 13वीं शताब्दी के अंत तक परमार राजवंश की एक शाखा ने माउंट आबू पर शासन किया, जिसकी राजधानी थी चंद्रावती। ठीक है, देखिए इस वंश की काफी शाखाएं थी। जो इसका जो मुख्य केंद्र था वो तो था मालवा का क्षेत्र। ठीक है, इसकी एक शाखा थी जिसने 10वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास में शासन किया था। ठीक है, और वो शाखा थी माउंट आबू के आसपास में शासन करने वाली शाखा। ठीक है, जिसने अपनी राजधानी बनाया था चंद्रावती को। ठीक है, और एक दूसरी शाखा थी जिसने वागड़, जो कि वर्तमान का बांसवाड़ा का जो इलाका है, ठीक है, वहां पे पड़ती थी इसकी दूसरी शाखा। ठीक है, और डूंगरपुर। ठीक है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में इसकी दूसरी शाखा पड़ती थी, और जो माउंट आबू है वहां पे एक अन्य शाखा थी इसकी। ठीक है, किसकी? ये परमार वंश की। ठीक है दोस्तों, देखिए इनके प्रमुख शासकों के बारे में अगर पढ़ें तो इसका शासक था वाक्यपति मुंज, ठीक, जिसने 972 से 994 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है,
इस शासक के समय में ही जो परमाणु की शक्ति थी वो बढ़ी थी, उसकी शक्ति में इजाफा हुआ था। ठीक है, इसने धार में, जो इसकी दूसरी राजधानी थी धार में, मुंज सागर झील का निर्माण करवाया था। इसने अपने नाम के ऊपर ही एक झील का निर्माण करवाया था, मुंज सागर झील। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान थे, कौन कौन थे? एक तो पद्मगुप्त, धनंजय और हलायुद्ध। देखिए ये हलायुद्ध काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में एक बार पूछा गया था। ठीक है, तो ये तीनों विद्वान किसके दरबार में संरक्षित थे? तो वाक्यपति मुंज के दरबार में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए अगला एक शासक आता है सिंधुराज। 990 से 1010 ईस्वी के मध्य में इसने शासन किया था। ठीक है, यह है मुंज का भाई था। ठीक है, जो हमने मुंज शासक पढ़ा है ये मुंज का भाई था। और इसने जो पश्चिमी चालुक्यों के जो शासक था ना, एक सत्याश्रय, ठीक है, इसको हराया था। जो पश्चिमी चालुक्य का शासक था सत्याश्रय, इसको हराया और तैलपदित्यु से हारे हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया। देखिए जो तैलपदित्य था, ठीक है, इसने पहले इनके मतलब इसके राज्य के ऊपर कुछ क्षेत्रों को प्राप्त किया था, मतलब अधिकार कर लिया था। किसने? तैलपदित्य ने। ठीक है, तैलपदित्य ने परमारों के कुछ क्षेत्र को अधिकृत कर लिया था, जिसके बाद में सिंधु राज ने अपने क्षेत्र वापस पाए थे। किसको हरा के? सत्याश्रय को हरा के। ठीक है, इतना याद रखिएगा। देखिए उन्होंने युद्ध में एक हूण प्रमुख, दक्षिण कौशल के सोमवंशियों और कोंकणा के शिलाहारों और लता के शासकों को भी हराया था। ये आप याद मत करिएगा, कुछ नहीं है ये। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है हम आपको ये बता दे रहे हैं। इनके ये आप खाली इसको याद रखिएगा सिंधुराज के शासनकाल में। ठीक, एक तो इसने सत्याश्रय को हराया था। ठीक है, एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक ये जो थर्ड पॉइंट है, इनके जो दरबारी कवि था पद्मगुप्ता। ठीक है, पद्मगुप्ता ने इसकी जीवनी लिखी थी, नवसाहस चरित। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको डबल स्टार कर लीजिए आप। ठीक है, सिंधुराज से संबंधित ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और एक ये पॉइंट कि उसने पश्चिमी चालुक्यों के जो शासक था सत्याश्रय को हराया था। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखिएगा सिंधुराज से संबंधित। ठीक है, देखिए अगला एक प्रसिद्ध शासक आता है परमार वंश का, भोज, जिसका शासनकाल था 1010 से 1055 ईस्वी। देखिए इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था ये। ठीक, भोज को अपनी विद्वानता के कारण कविराज भी कहा जाता था। ठीक है, इसकी उपाधि थी, कविराज भी कहते थे किसको? भोज को। ठीक है, देखिए परमार राजवंश राजा भोज के अधीन अपने शिखर पर पहुंच गया था, काफी बढ़ गया था। ठीक है, जिसके क्षेत्र पूर्व में विदिशा से लेकर पश्चिम में साबरमती नदी तक और उत्तर में चित्तौड़ से लेकर दक्षिण में कोंकण तक फैल गया था। देखिए इसके शासन के बारे में बताया गया है, इसका राज्य कहां कहां तक फैल गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए भोज एक काफी विद्वान व्यक्ति था, तो इसने काफी ग्रंथों की रचना की। ठीक है, तो वो उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए चिकित्सा शास्त्र के ऊपर आयुर्वेद सर्वस्व। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र के ऊपर आयुर्वेद सर्वस्व। स्थापत्य शास्त्र के ऊपर सम्रांगण सूत्रधार। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये जो सम्रांगण सूत्रधार है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, आप इसकी जितनी भी रचनाएं हैं उनको पक्का याद रख लीजिए। ठीक है, एक थी सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्र वृत्ति और विद्या विनोद। ठीक है, ये सारी इसकी रचनाएं हैं। ठीक है, जितनी भी इसकी रचनाएं हैं आप उनको सभी को अच्छे से याद रखिए। ठीक है, क्योंकि भोज से संबंधित इसकी रचनाओं से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर परमार वंश में किसी राजा के बारे में पूछा जाएगा, किसी राजा से संबंधित क्वेश्चन आएगा, तो 99% चांस है कि राजा भोज के बारे में ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसकी जितनी भी रचनाएं हैं, आयुर्वेद सर्वस्व, सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्र वृत्ति और विद्या विनोद। ठीक है, ये सारी आपको याद रखनी है। ठीक है, देखिए इन्होंने धारा नगरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की और उसमें वाग देवी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की। ठीक है, वाग देवी की प्रतिमा स्थापित की किसने? राजा भोज ने। कहाँ पे? धारा नगरी में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
हालांकि इसकी जितनी रचनाएं हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये रचनाएं पक्का याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, राजा भोज से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पक्का याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए अगला शासक आता है नरवर्मन 1094 से 1133 ईस्वी। यह नरवर्मन अपने बड़े भाई लक्ष्मदेव के उत्तराधिकारी के रूप में परमार राजा बनता है। ठीक है, यह एक कवि था, नरवर्मन एक कवि था। इन्होंने विभिन्न देवताओं की स्तुति और अपने पूर्वजों की स्तुतियां लिखी। इसके बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसने नागपुर प्रशस्ति लिखी थी। ठीक है, नागपुर प्रशस्ति किस राजा के द्वारा लिखी गई थी? तो नरवर्मन के द्वारा लिखी गई थी, जो परमार वंश का शासक था नरवर्मन। ठीक है, और इसने जो उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है उसका जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इस वंश का अंतिम शासक महालक देव था। देखिए परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? महालक देव। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 स्टार दिख रहे हैं आपको, ये खाली आप याद रखिएगा, नरवर्मन से संबंधित। ठीक है, एक तो इस वंश का अंतिम शासक महालक देव था, और नरवर्मन ने किसकी रचना की थी? नागपुर प्रशस्ति की। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अंतिम ज्ञात राजा जो परमाल था ना, ठीक है, परमार राजा महालक देव, ये 1305 ईस्वी में दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा हार जाता है और मारा जाता है। ठीक है, महालक देव को किसके द्वारा पराजित करके इसके वंश का मतलब इसके वंश की समाप्ति की जाती है? किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा। ठीक है, हालांकि अभिलेखीय साक्ष्य बताते हैं कि उनकी मृत्यु के कुछ वर्षों बाद तक 1327 ईस्वी तक भी परमार राजवंश मतलब चलता रहा था। ठीक है, कुछ विद्वान कहते हैं कि 1305 में ही जो परमार वंश था उसकी समाप्ति हो गई थी, क्योंकि जो अंतिम राजा था इनका महालक देव था, वो मार दिया गया था। किसके द्वारा? खिलजी सेना के द्वारा। लेकिन कुछ साक्ष्य कहते हैं कि करीब करीब 1327 ईस्वी तक भी जो परमार शासन था वो चलता रहा था। हालांकि हो सकता है किसी अन्य राजा के द्वारा, ठीक है, जो इतना मतलब ज़्यादा पराक्रमी राजा नहीं होगा जिन्होंने 1327 ईस्वी तक इसका शासन चलाया। हालांकि ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा कि इसका शासन कब तक चला था परमार वंश का। खाली ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो महालक देव था वो ही अंतिम शासक माना जाता है परमार वंश का। ठीक है, परमार वंश का अंतिम शासक माना जाता है जो महालक देव था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए परमारों के अधीन मालवा में उच्च स्तर की राजनीति और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा थी। ठीक है, परमार संस्कृत कवियों और विद्वानों के समर्थन के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि भोज एक स्वयं प्रसिद्ध विद्वान था। ठीक है, आप खाली इसको याद रखिएगा कि अंतिम शासक था महालक देव, जो खिलजी सेना के द्वारा पराजित किया गया 1305 में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए परमार राजाओं में से अधिकांश शैव थे, जो कि शैव धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, मतलब कि शिव जी के अनुयायी थे, जिन्होंने जैन विद्वानों को संरक्षण देते हुए कई शिव मंदिरों का भी निर्माण कराया था। ठीक है, और 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ठीक है, देखिए हमने अभी पढ़ा है कि जो महालक देव था जिसकी हत्या कर दी थी 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इस प्रकार से जो परमार वंश था, ठीक है, उसका मतलब ये बोल सकते हैं कि दी एंड हो जाता है। ठीक है, और उस क्षेत्र को, मालवा क्षेत्र को, जो अलाउद्दीन खिलजी था वो अपने दिल्ली वाले इलाके में, दिल्ली की सल्तनत के क्षेत्र में मिला लेता है। ठीक है, और इस प्रकार से जो अपना थ्योरी का सेक्शन था वो कंप्लीट हो जाता है। और अभी हम चलेंगे अपने क्वेश्चन आंसर के सेट की तरफ में। ठीक है, अभी तक इससे जितने भी क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, हालांकि इन वंशों से ज़्यादा हमने बताया आपको कि ज़्यादा अभी तक कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, हालांकि अगर चौहान वंश से पूछा जाएगा तो वो तराइन के युद्ध से संबंधित होगा। ठीक है, और जो भी अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे भी गए हैं तो वो क्वेश्चन सभी हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल राजवंश की नींव कन्नौज में किस शासक ने रखी? ठीक है, गढ़वाल राजवंश के बारे में पूछा गया है कि किस शासक ने गढ़वाल राजवंश की नींव रखी थी। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए चंद्रदेव, बी गोविंद चंद्र, सी विजय चंद्र, या फिर डी जयचंद्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, चंद्रदेव।
ठीक है, चंद्रदेव के द्वारा गढ़वाल राजवंश की नींव रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लक्ष्मीधर जैसे विद्वान, ठीक है, लक्ष्मीधर जैसे विद्वान किस शासक के दरबार में रहते थे? ठीक है, तो गोविंद चंद्र के दरबार में थे, हमने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विविध विद्या विचार वाचस्पति, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसकी उपाधि किसने ग्रहण की थी? ठीक है, तो हमने पढ़ा था गोविंद चंद्र ने इसकी उपाधि ग्रहण की थी। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गहड़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, गहड़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गोपाल, बी भीम प्रथम, सी जयचंद, या फिर डी विजयचंद्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयचंद। गहड़वाल वंश का अंतिम शासक था जयचंद, जिसको कि चंदावर के युद्ध में जो कि 1194 को हुआ था, मोहम्मद गोरी के द्वारा मार दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कवि श्री हर्ष को संरक्षण प्रदान करने वाला शासक कौन था? तो किसने संरक्षण प्रदान किया था? कवि श्री हर्ष को जयचंद ने ही प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ? ठीक है, देखिए हमने अभी पढ़ा था कि जो चंदावर का युद्ध था वो हुआ था जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो अजमेर नगर की स्थापना थी चौहान शासक अजयराज के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए पृथ्वीराज तृतीय, बी अजयराज, सी अर्णवराज, या फिर डी मूलराज द्वितीय। देखिए, हमने पढ़ा था कि जो अर्णवराज था उसके द्वारा वराह मंदिर का निर्माण कराया गया था पुष्कर में। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, कवि सोमदेव किस शासक के दरबार में निवास करते थे? देखिए, ऑप्शन देखते हैं। ए विग्रहराज चतुर्थ, बी अजयराज, सी अर्णवराज, या फिर डी मूलराज द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विग्रहराज चतुर्थ। देखिए, विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में कवि सोमदेव निवास करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वीराज चौहान का अन्य नाम क्या था? तो हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान का अन्य नाम था पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, चंद्रबरदाई, विद्यापति ये विद्वान किस शासक के दरबारी थे? ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो चंद्रबरदाई और विद्यापति थे वो पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रसिद्ध नाटक प्रबोध चंद्रोदय का संकलन किस कवि के द्वारा किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, बी श्री कृष्ण मिश्र, सी विद्यापति, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री कृष्ण मिश्र। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, परमारों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी कुरुक्षेत्र, सी उज्जैन, या फिर डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी उज्जैन। उज्जैन परमारों की प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, धार में मुंज सागर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए अजयराज, बी अर्णवराज, सी वाक्यपति मुंज, या फिर डी पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाक्यपति मुंज। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, धनंजय, हालायुद्ध जैसे प्रसिद्ध विद्वानों को किस शासक द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। अजयराज, बी अर्णवराज, सी वाक्यपति मुंज, या फिर डी पृथ्वीराज चौहान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
वाक्यपति मुंज। क्वेश्चन 16 है, नवसहासांक चरित। नवसहासांक चरित किस शासक की जीवनी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए भोज, बी सिंधुराज, सी अजयराज या फिर डी जयचंद। तो सही आंसर हो जाएगा बी सिंधुराज। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, समरांगण सूत्रधार किसके द्वारा संकलित किया गया? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए भोज, बी नरवर्मन, सी अजयराज या फिर डी वाक्यपति मुंज। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ए भोज। भोज के द्वारा समरांगण सूत्रधार का संकलन किया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, नागपुर प्रशस्ति अभिलेख। नागपुर प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा संकलित किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ए भोज, बी नरवर्मन, सी अजयराज या फिर डी वाक्यपति मुंज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरवर्मन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मालवा के परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, परमार वंश का अंतिम शासक पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए भोज, बी सिंधुराज, सी महालकदेव या फिर डी विद्यापति। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, महालकदेव अंतिम शासक था परमार वंश का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन से अभिलेखों में परमारों को ब्रह्मक्षत्र कुलीन बताया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। चावंड अभिलेख, बी तेजपाल अभिलेख, सी आबू अभिलेख या फिर डी राज प्रशस्ति अभिलेख। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, तेजपाल अभिलेख। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन वंशों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो हमने सभी कवर किए हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो अपनी अगली क्लास आने वाली है, ये आप देख सकते हैं कि जो अपना चोल साम्राज्य है, ठीक है, उसको हम अच्छे से कवर करने वाले हैं, जिसकी स्थापना विजयालय चोल के द्वारा की गई थी। ठीक है, देखिए चोल वंश 2 बार पढ़ा गया है, इतिहास में 2 बार आता है। एक तो चेर, चोल और पांड्य। ठीक है, ये जो वंश तीनों हमने दक्षिण के ये जो पढ़ाए थे, ठीक है, उस समय में चोल वंश पढ़ा था। लेकिन उसके बाद में करीब 10वीं शताब्दी के आसपास में ये चोल वंश की पुनः एक बार स्थापना होती है विजयालय चोल के द्वारा। तो इसको हम, इस शाखा को हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी? आपको अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि लगी हो, ठीक है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है। प्लीज़ अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, और आप इसी तरह की हिस्ट्री की जितनी भी क्लासेज अभी तक हमारी हुई हैं जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, नमस्कार।